Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir and it's time to start the part 3 of nationalism in India. जब भी आप नोट्स को रेफ़र कर रहे होंगे डेफिनेटली आप लोग एक चीज़ तो समझ में आ गई कि पॉइंट बाय पॉइंट इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हम लोग हमारे नोट्स में जो कि एज अ इमेजेस एज अ पीक बिफोर द वीडियो आई विल सेंड यू एंड ऑलरेडी आई वाज सेंड टू यू ऑन द ग्रुप. सो होप आप उसको नोट डाउन कर रहे होंगे और काफ़ी बड़े आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स की वो आंसर भी होंगे. लास्ट पीरियड में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, आपको बताया भी था कि लास्ट पीरियड में हम लोग मतलब ये डिस्कस किया था कि आगे के पीरियड में हम लोग जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जालियनवाला बाग मास्कर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे. सो लेट्स स्टार्ट. अमृतसर की जगह है जालियनवाला बाग. आप अगर वहाँ पे गए तो अभी भी ये जो जनरल डायर के थ्रू जो शूट आउट हुआ था उसकी निशानियां वहाँ पे आज भी हैं. पहले इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ क्या हुआ था और क्यों हुआ था और फिर थोड़ा और भी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको भी मज़ा आए. सो आप लेज़र की तरफ अगर लाइट की तरफ रेड लाइट मैं यहाँ पे पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए शो कर रहा हूँ, आप उस पर गौर कीजिए. On 13th April 1919 13 अप्रैल को ये वाकया हुआ था. जालियनवाला बाग, जालियनवाला बाग अमृतसर की एक जगह है, एक छोटा सा ग्राउंड है वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो क्राउड है वहाँ पे एक साथ आया था. अब वो अलग अलग वजह से आया था. आपको अगर याद होगा तो 10 तारीख को 10th of April 1919 को मार्शल लॉ लग गया था जो कि हम लोग लास्ट पीरियड में पढ़ चुके हैं. अब मार्शल लॉ इज लाइक ए कर्फ्यू एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द कर्फ्यू. आपको पता है कि कर्फ्यू क्या है क्योंकि अभी भी हम लोग लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, जनता कर्फ्यू भी हम लोग देख चुके हैं, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे. सो 10 तारीख से मार्शल लॉ लग चुका था पर काफ़ी लोग जो थे वो लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है या फिर मार्शल लॉ होता क्या है करके, क्योंकि अप्रैल महीने में होता है बैसाखी और अमृतसर पंजाबी लोग बैसाखी उनका सबसे बड़ा सीज़न होता है, सबसे बड़ा सन होता है. तो 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग जालियनवाला बाग में जमा हुए थे अमृतसर में. कुछ लोग पीपल गैदर्ड देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. न्यू रिप्रेसिव जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लाए थे, रिप्रेसिव मेजर्स मतलब लोगों को दबाने के लिए, उनके एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए, जो भी चीज़ें चल रही थी, जो मूवमेंट चल रहा था उसको दबाने के लिए ब्रिटिश जो फोर्स कर रहे थे. ऑलरेडी उन्होंने फायर भी कर चुके थे 10 तारीख को जो लोगों की रैलीज थी उस पर, तो उसकी वजह से चिड़े हुए थे और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सब लोग जालियनवाला बाग में जमा हुए थे. तो कुछ लोग ऐसे थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे. अदर कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, मतलब कुछ लोग वहाँ एक साथ एकत्रित हुए थे टू सेलिब्रेट द बैसाखी फेयर जो कि एनुअली वहाँ पे सेलिब्रेट होता है. एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो सेलिब्रेशन के लिए आए हुए लोग थे ये ना कि अमृतसर से बिलोंग करते थे, सिर्फ अमृतसर से नहीं बिलोंग करते थे, बाहर से भी अलग अलग प्रदेशों से लोग वहाँ पे आए थे. और जैसे नागपुर में अगर कर्फ्यू लगा है तो उस टाइम इतना कम्युनिकेशन का चीज़ें नहीं थी, मोबाइल टीवी या फिर टेलीविज़न या बहुत कम, रेयरली थी, उसकी वजह से लोगों को ये पता ही नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है करके. सो जो प्रोटेस्टर थे वो तो जमा हुए ही थे, साथ साथ में जो अननोन लोग थे जिनको पता ही नहीं था, जो बाहर से आए थे, और कुछ वही के विलेजर्स बैसाखी मनाने के लिए भी जालियनवाला बाग और उसके आजू बाजू के एरिया में आए हुए थे. यहाँ पे लिखा है कि मेनी विलेजर्स अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ. फिर डायर वहाँ पे एंटर किए, जो जनरल डायर थे उन्होंने उस एरिया में अमृतसर में जालियनवाला बाग जो एरिया है वहाँ पे एंटर किया.
उसने सबसे पहले अंदर एंटर करते हुए कुछ सैनिकों के साथ जैसे ही वो अंदर आया, लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, उसने क्या किया, सभी एग्जिट मतलब वहां से लोग निकले वो सभी पॉइंट्स को पहले ही बंद कर दिया। ना उसने वार्निंग दी ना कुछ, सीधा ओपन फायर कर दिया पूरे के पूरे क्राउड के ऊपर, एंड लगभग किलिंग 379 पीपल इन दिस मास्केयर। इस जो यहाँ पे रक्तरंजिश हुई थी जालियनवाला बाग में, वहाँ पे लगभग 379, एक अंदाजन आंकड़ा है, एग्जैक्ट नहीं है, 379। ये एक्चुअली शायद बुक में भी नहीं है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल से आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊँ। इतने लोग, अब एग्जैक्टली यार सबसे पहला काम क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे अगर अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग गलत वे से कर रहे हैं, तो पहले हमारे पुलिस क्या करेंगे, हमें अलर्ट करेंगे, अनाउंस करेंगे कि आप ये सब चीज़ें बंद कर दो करके। फिर भी अगर हम लोग नहीं करते हैं तो गोलियां नहीं चला सकते, पानी के फवारे मारेंगे या रबर बुलेट्स से हमको भगाने की कोशिश, ये अभी होता है। और उस टाइम में तो ब्रिटिश लॉ था, तो कोई किसी की सुन नहीं रहा था। जनरल डायर अंदर आ गया, जालियनवाला बाग के एंट्रेंस को उसने बंद कर दिया, पूरा क्राउड अंदर, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले, कुछ लोग एनुअल बैसाखी फेयर मनाने के लिए आए हुए। Oh my God, लगभग 379 people killed in that massacre। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊं कि आज भी मैंने बताया कि वहां पे अगर आप जाओगे अमृतसर में, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी, मतलब हार्डली 1000 लगभग स्क्वायर फीट शायद वो जगह होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बुलेट्स लगने से ही लोगों की मौत नहीं हुई, तो उस जालियनवाला बाग का जो ग्राउंड था वहां पे एक कुआं भी था। बच्चों पूछिए अपने पेरेंट्स से, मैं बता रहा हूं बार बार कि हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा लगेगा अगर आप उनसे भी ये पूछोगे। ये सब चीजें उन लोगों को पता है, हमारे दादाजी को, हमारे पिताजी को। वहां पे कुएं में गोलियां लगने के डर के वजह से कई आदमियों ने, कई औरतों ने अपने बच्चों के साथ कुएं में जंप कर दिए, उस कारण भी उनकी जान गई। और आज भी वो कुआं, वहां पे लगे हुए बुलेट्स के निशान आज भी आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बुरा वाकया जालियनवाला बाग में हुआ था जनरल डायर की वजह से, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने काफ़ी लोग मारे गए, और सिर्फ बुलेट्स ही नहीं, मैंने बताया कि वहाँ पे जो कुआं है उसमें भी जम करके। क्या चीज़ें लिखनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए पेपर में, ये आपको समझना चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया है, पर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो बुक में दिया हुआ है वो हम लोग मेंशन करें, और थोड़ा बहुत जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्स्ट्रा के हम लोग लिखते हैं, तो वो अफेक्ट करेगा, अच्छा ही अफेक्ट करेगा हमारे इसके ऊपर। पर वहाँ पे ये मत लिखना कि कुएं में कूद गए, ये हो गया, ये आपके, ये सही में हुआ था, बट ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो ऐसा हुआ जालियनवाला बाग में। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो होगा, लोग तो चिढ़ेंगे। अब ये ऐसा क्यों किया, जनरल डायर ने फिर बाद में मेंशन किया कि आपने ऐसा क्यों किया, ये जो एक्शन ली, तो उसका ये कहना था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मैंने दिया हुआ है, टू प्रोड्यूस द मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑफ इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज। यानी जनरल डायर का ये कहना था कि मैंने वो शूट आउट इसलिए किया क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, इसका जो डर है, इसका जो टेरर है, वो सत्याग्रहियों के माइंड में आए, और उनके सत्याग्रह या जो मूवमेंट चल रहे थे वो किसी बंद हो जाए। उसे लगा ऐसा कि ये मूवमेंट्स बंद होंगे, बट नहीं, वी आर द इंडियंस, वी ऑलवेज फॉट एंड वी नो टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम। तो उन्होंने भी उस टाइम वैसे ही किया। जनरल डायर को तो लगा था भाई अब डर जाएंगे, दब जाएंगे लोग, ये मूवमेंट्स नहीं करेंगे, पर गलत हुआ, उसका उल्टा परिणाम हुआ, लोग और ज़्यादा चिढ़ गए, और यहाँ पे इफेक्ट ऐसा हुआ कि क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स ऑन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। लगभग न्यूज़पेपर वगैरह उस टाइम में थे, पत्रिकाएं थी, जिसकी वजह से ऑल इंडिया थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा था हर जगह पे, जहाँ पे सिटी टाउन्स में, ठीक है। विलेजेस में तभी उतना डेवलपमेंट नहीं था, पर नॉर्थ साइड की जो गांव है या फिर अमृतसर के आजू बाजू जो है, वहाँ पे ये सब न्यूज़ फटाफट फैल गया, ऐसा ऐसा हुआ करके। अरे यार, लगभग 400 लोगों के करीब लोग मारे गए वहाँ पे, तो इफेक्ट करेगा। लोग रास्ते पे उतरे, उन्होंने स्ट्राइक्स किए,
उनके पुलिस के साथ क्लैशेस भी हुए, एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो भी ब्रिटिशर गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उनमें लोगों ने छिड़ के अटैक्स करना शुरू किया। अब ये हुआ इफेक्ट, तो इस इफेक्ट को दबाने के लिए फिर ऑन द नेक्स्ट साइड ऑफ द बोर्ड ब्रूटल रिप्रेशन बाय ब्रिटिश। अब ब्रिटिश थोड़ी ना चुप बैठने वाले थे, ऑलरेडी जनरल डायर ने एक्शन लिया, उसके ऊपर हमारे लोगों ने एक एक्शन दिया, रिएक्शन दिया, फिर ब्रिटिशर्स को वो चीज़ को रोकने के लिए एक्शन ली गई, क्योंकि वो भी चिढ़ गए गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अटैक्स हुए। तो उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रहीज वेयर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। मतलब अब जो मुजोर लोग थे या फिर जो क्रांतिकारी थे, जो वायलेंस का सहारा ले रहे थे, वो तो ठीक है, वो शायद भाग रहे थे, अटैक कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, खुद को अरेस्ट करवा रहे थे। पर जो सत्याग्रही थे, हमने देखा कि सत्याग्रह क्या करते हैं, सत्याग्रही नॉन वायलेंस का सहारा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रिटिश पुलिस ने या हमारी भी जो पुलिस थी उनमें इन्वॉल्व, उन्होंने फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब सबको बिठा के नाक रगड़ने को लगाया, जमीन पे अफसर के आगे नाक रगड़ो, क्रॉल करने के लिए बोला उनको, स्ट्रीट पे, रास्ते पे उनको क्रॉलिंग करने के लिए बोला। बहुत बुरे हाल किए थे लोगों के। जितने उनके ऑल साहिब्स थे उन साहिब को डू सलाम, सैल्यूट करने के लिए बोला, झुकाने की कोशिश कर रहे थे हम लोगों को। पीपल वेयर फ्लॉज एंड विलेजेस अराउंड गुजरानवाला, अभी की जो पाकिस्तान में है, पंजाब का ये एक हिस्सा था, पर पार्टीशन के बाद ये जो गुजरानवाला है ये अभी पाकिस्तान में है। यहाँ पे तो क्या हुआ, बॉम्ब, मतलब कुछ बॉम्ब डाले गए, यहाँ पे भी कुछ फायरिंग्स हुई, लोगों को गांव में या शहरों में जो भी है फ्लॉज मतलब फटके मारे गए, बहुत पीटा गया लोगों को। और जो गांव की, सिर्फ गांव की नहीं, टाउन में भी ये चीज़ चल रही थी। पर ये मैंने जो बताया गुजरानवाला जो अभी पाकिस्तान में है, पंजाब का एक पोर्शन, वहाँ पे तो बॉम्ब्स भी गिराए गए, बॉम्ब्स भी डाले गए, मतलब और लोग मारे गए। तो बहुत बुरी तरह से ब्रिटिशर्स ट्रीट कर रहे थे, लोग और चिढ़ते जा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। ये बात थी 1917, 1918, 1919, और ये जो वाकया हुआ था वो 1919 में अप्रैल में हुआ था। और लोगों का स्ट्रगल्स मूवमेंट जो है वो चिढ़ गए और आगे बढ़ी, लोग रुके नहीं, वहाँ पे जीती थे। तो फिर किया क्या, अब उन्होंने देखा कि सीइंग वायलेंस स्प्रेड, लोगों ने देखा कि ये जो वायलेंस है, मतलब हमारे ऊपर हमला हुआ, फिर हमारे लोग हमला कर रहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, फिर ब्रिटिशर्स बॉम्ब वगैरह डाल रहे, लोग मर रहे, बहुत बहुत बुरी तरह से नाक रगड़ने को बोल रहे, सलाम करने को बोल रहे, बहुत बुरा ट्रीट किया गया लोगों को, स्पेशली सत्याग्रहीस को, क्योंकि वो तो नॉन वायलेंस के राह पे चल रहे थे। तो ये सब गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और जो मूवमेंट्स उन्होंने शुरू की थी उसको उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दी। इसका मतलब जो मूवमेंट चल रही थी वो गांधी जी ने रोक दी, क्योंकि फिर वायलेंस होता, फिर लोग मारे जाते, और गांधी जी या फिर सत्याग्रही को वायलेंस का रास्ता नहीं पसंद था। फिर ये मूवमेंट बंद होगी सर, हार गए सब, गांधी जी हार गए, लोगों ने हार मान ली? नहीं, मूवमेंट बंद हुई, गांधी जी ने उसको कॉल्ड ऑफ कर दी, पर आगे उसने और वाइल्ड रूप लिया और अच्छे से स्प्रेड हुई। कैसे? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में कि रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट थी वो तो गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दी, पर रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, बट इट वाज स्टिल लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन। मतलब इस वजह से लोग काफी एक साथ आए थे, ये मूवमेंट काफी स्प्रेड हुई थी, पर अभी भी पूरे इंडिया में ये स्प्रेड नहीं हुई थी। इट्स स्टिल लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन, मतलब अभी भी ये सिटीज में और टाउन के लोगों तक ही सीमित थी। हर गांव, हर शहर या हर नुक्कड़ तक ये मूवमेंट नहीं पहुंची। कोई भी चीज करने के लिए सबसे जरूरी होती है यूनिटी, लोगों को यूनाइट करना, और इन मूवमेंट में अभी भी लगभग हिंदू ही पार्टिसिपेंट थे, या बिलोंगिंग टू हिंदू या बाकी चीज ही अभी तक पार्टिसिपेंट थे।
अब गांधी जी ने नाउ फेल्ट द लीड टू लॉन्च द ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। उन्होंने सोचा कि ये मूवमेंट्स को अभी क्या करते, थोड़ा रुके नहीं हो, उन्होंने सोचा कि वाइड स्प्रेड करते उसको, सिर्फ कुछ सिटी या टाउन के लिए लिमिटेड ना लगते हुए उसको और बड़ा किया जाए। और ये पॉसिबल नहीं था, नॉट पॉसिबल विदाउट ब्रिंगिंग अ हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। मैंने बताया कि गांधी जी के साथ अधिकतर हिंदू जुड़े हुए थे या कुछ कुछ जगह पे कुछ मुस्लिम जुड़े हुए थे, पर पूरे हिंदू और पूरे मुस्लिम लोग जो हैं वो जब तक पूरी आवाम एक साथ नहीं आती, इस मूवमेंट को ब्रॉड बेस्ड लॉन्च करना पॉसिबल नहीं था। और ये चल रहा था गांधी जी के दिमाग में, मतलब करना ये है कि अब इस मूवमेंट्स को और बड़ा बनाना है, सिर्फ किसी सिटी या टाउन तक लिमिट ना करते हुए हर गली नुक्कड़ तक पहुंचाना है। और अगर इसको और अच्छे से सक्सेसफुल करना है तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ आने चाहिए। हर लोग अलग अलग वजह से मूवमेंट्स में शामिल हो रहे थे। कुछ लोग स्वराज के लिए शामिल हो रहे थे, कुछ उनकी डिमांड्स पूरी हो रही इसलिए शामिल हो रहे थे। सबके व्यूज अलग अलग थे मूवमेंट्स को लेके। अब भाई अगर मुस्लिम लोगों को साथ मिलाना है हिंदू के सबको, तो अब उनके भी मुस्लिम धर्म के लिए या फिर उनके भी किसी मुद्दे को उठाना जरूरी था। अब उस टाइम में हुआ ये था कि टेक अप द खिलाफत इशू। उन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया हिंदू मुस्लिम के लिए? मुस्लिम लोगों के लिए उन्होंने खिलाफत इशू जो था उसको उठाया, टेक अप द खिलाफत इशू। अब ये क्यों अराइज हुआ था? आफ्टर डिफेटिंग द ऑटमन तुर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑटमन एम्पायर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था हार गया था। अब ऑटमन एम्पायर जो थे वो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड थे, उनको खलीफा कहा जाता था। ठीक है, ऑटमन तुर्की के जो एम्पायर थे वो थे स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसको खलीफा कहते थे, काफी मानते थे मुस्लिम लोग उनको। अब उनका डिफीट हो गया। अब डिफीट होने के बाद उनके जो टेम्परल पावर्स थे वो चले गए, तो आगे जाके मुस्लिम लोगों को धोखा हो सकता है। मुस्लिम लोगों की जो कम्युनिटी है उसको कुछ खिलाफत हो सकती है किसी और राष्ट्र की तरफ से। इट में भी क्रिश्चियन, इट में भी पॉसिबल, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, बट मुस्लिम लोगों को अभी कहीं तो भी धोखा महसूस हुआ और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो खलीफा के खिलाफ, मतलब खलीफा के डिफेट होने के सपोर्ट में उन्होंने चालू किया, तो वो खिलाफत मूवमेंट को ही गांधी जी ने सोचा कि अपन सपोर्ट करते उनके मूवमेंट के लिए, उनके मुद्दे को हम उठाते। इससे हिंदू का स्वराज और मुस्लिम लोगों की खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों अगर एक साथ आ जाए तो हिंदू मुस्लिम भी एक साथ आ जाएंगे। तो हुआ ऐसे कि जो खिलाफत कमेटी थी, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म इन बॉम्बे ऑन मार्च 1990 ऑलरेडी। ठीक है, हमारा जो वाकया हुआ था जालियनवाला बाग का वो अप्रैल में हुआ था। उसके पहले ही ये वर्ल्ड वॉर में जो ऑटमन तुर्कीज के जो एम्पायर थे, जिनको मतलब खलीफा मानते थे, वो हार गया था एम्पायर। मुस्लिम लोगों को अपने प्रॉब्लम्स थे, उसके वजह से उन्होंने ऑलरेडी एक कमेटी बनाई थी मार्च में ही, और अप्रैल में ये जालियनवाला बाग हो गया। अब गांधी जी को एक अच्छा चांस मिल गया हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए, तो उन्होंने उस तरफ भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, खिलाफत मूवमेंट की तरफ। उस टाइम में जो यंग लीडर्स थे मुस्लिम के, ब्रदर्स थे दोनों, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। कौन ब्रदर थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, जो ये खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में लीड कर रहे थे। इन लोगों ने बिगैन टू डिस्कसिंग विद द गांधी जी अबाउट द यूनाइटेड एक्शन। उनको भी समझ में आ गया कि गांधी जी को भी काफ़ी लोगों का सपोर्ट है, तो हम लोग भी अगर हिंदू को या गांधी जी को हमारे मूवमेंट्स में मिला ले और हम भी उनको सपोर्ट कर दें, तो हमारे भी मूवमेंट को एक दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा और एक यूनाइटेड एक्शन का डेफिनेटली एक रिजल्ट निकलेगा। तो जो हिंदू मुस्लिम थे, तो हिंदू का तो स्वराज के लिए चल रहा था, मुस्लिम का भी डेफिनेटली वही चल रहा था, बट उनका जो मुस्लिम लीडर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑलरेडी उन्होंने बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी, वो जो खिलाफत मूवमेंट है उसके लिए बनाई थी। तो उसके बारे में गांधी जी का पॉजिटिविटी देख के उन्होंने गांधी जी से डिस्कशन भी शुरू कर दिया।
अब हुआ ये कि कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता में, ये सेशन आपको पूछे जाते हैं सितंबर 1920 में। नागपुर में भी सेशन हुआ था जहाँ से मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में वो सब चीज़ देखेंगे, पर ध्यान में रखें कि एक कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस में। मैप के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। भैया कांग्रेस का सेशन 1920 सितंबर में कहाँ हुआ था? सर कलकत्ता में। तो ये कलकत्ता के सेशन में ही कन्विंस द अदर लीडर, मतलब मुस्लिम लीडर एज वेल एज हिंदू लीडर्स टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मैंने कल भी बताया था, नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करना। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनके वर्क को, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। मुस्लिम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो खिलाफत थी, खिलाफत मूवमेंट खलीफा के लिए, एंड हिंदुओं के लिए स्वराज। दोनों को एक साथ ला लिए, दोनों के लीडर्स जो थे उनको भी कन्विंस कर लिए, और वर्ल्ड वाइड नहीं, हमारे इंडिया में वाइडली उसको स्प्रेड कर दिया मूवमेंट को, जिसको हम लोग कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ पे कैसे शुरू हुई, रिबिलियंस, ये वो जो भी है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, विच इज टू डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स। ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट हम लोग इस चीज में एक चीज और हमें देखना था कि वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों। तो हम लोग 1.3 जो पार्ट है हमारा, वाई नॉन कॉपरेशन, मतलब नॉन कॉपरेशन मतलब क्या और क्यों, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो बोर्ड पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन फेमस बुक ऑफ गांधी जी, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी हुई थी, हिंद स्वराज, बुक का नाम है हिंद स्वराज, ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड के लिए पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी की जो फेमस बुक थी हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, उन्होंने, गांधी जी ने ये उसमें डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। बराबर है ना, क्या पूरे ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आ रहे थे, हमारे ही लोग उनको कॉपरेट कर रहे थे, हमारे ही लोग उनके अलग अलग संस्थाओं में काम कर रहे थे, उनके आर्मी में, उनके पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे ही लोग काम कर रहे थे, मतलब हम कॉपरेट कर रहे थे। अगर हम ही कॉपरेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब इंडियंस ने अगर ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना रिफ्यूज, यानी मना कर दिया कॉपरेट करने के लिए इन इंडिया, सो इट वुड बी कोलैप्स, द ब्रिटिश रूल वुड बी कोलैप्स विद इन अ ईयर। काफी सालों पहले, इस मूवमेंट्स के 10 साल पहले गांधी जी ने लिख दिया था कि हमारे कॉपरेशन के बगैर ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ नहीं कर सकते। अभी भी काफी मुद्दे चालू है, चाइना सपोर्ट करना, ऐप को डिलीट करना, ये वो चीजें। अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को उस टाइम में सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा 1 साल में, ऐसा गांधी जी का कहना था। ये सोच थी उनकी, उन्होंने अपने ये हिंद स्वराज नाम के बुक में ऑलरेडी इसको मेंशन किया हुआ था। तो शुरुआत हो गई नॉन कॉपरेशन की। सबसे पहले, इसके पहले हम लोगों ने देखा होगा, कौन सा मूवमेंट देखा था हम लोगों ने, याद है सबको? हम लोगों ने मूवमेंट देखा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जिसको बाद में गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया वायलेंस की वजह से, लोगों के, पुलिस के, और फिर लोगों के ऊपर मूवमेंट्स बंद नहीं हुई। स्वराज स्थापित करना ये लक्ष्य उनका अभी भी था, जिसके लिए सबको एक साथ लाना था। खिलाफत मूवमेंट्स को उठाकर उन्होंने ऑलरेडी शौकत अली और मोहम्मद अली को साथ में लेके हिंदू मुस्लिम्स को भी यूनाइट कर दिया था, फिर नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट कर दिया। अब किया क्या उन्होंने, तो कुछ जो है गांधी जी है या फिर कुछ लोग हैं जिनको टाइटल्स दिए गए थे, कुछ राजा महाराजाओं को वगैरह, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन टाइटल्स को सरेंडर कर दिया गया। किसी को सर ये उपाधि दी थी, या किसी को और कुछ उपाधि दी थी, मेजर दी हो गया, और कुछ उनको नाम दिया था, पदवी दी थी, सर्टिफिकेट्स दिया था, उनको सराहा गया था। तो जो जो उन्हें टाइटल्स दिए गए थे इंडियंस लोगों को,
ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडियंस लोगों को जो जो टाइटल दिए गए थे वो उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया। देन उन्होंने जो जो वर्क कर रहे थे सिविल सर्विसेज में, ब्रिटिश की आर्मी में, पुलिस में, कोर्ट्स में, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, स्कूल्स में, या फिर फॉरेन गुड्स में, उन सब लोगों ने बाइकआउट कर दिया, काम करना बंद कर दिया। सिविल सर्विसेज में लोग काम करने के लिए पुलिस में, आर्मी में, कोर्ट्स में या स्कूल्स में और भी जगह पे काम पे लोग जाना बंद कर दिया, सपोर्ट बंद कर दिया। मूवमेंट का मेन लक्ष्य ही वही था, नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट ही नहीं करना था। सो बाइकआउट कर दिया सभी चीज़ों को। इन समर 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर एक्सटेंसिवली फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट। मतलब 1920 में महात्मा गांधी फ्रॉम हिंदू एंड शौकत अली फ्रॉम मुस्लिम, सबको एक साथ लाने के लिए उन्होंने काफ़ी टूर किए इंडिया भर, ताकि सपोर्ट मिल सके इस मूवमेंट्स को लोगों तक। उनका वही लक्ष्य था ना कि सिर्फ टाउन या कुछ सिटीज़ की तरफ ना होते हुए हर गांव में मूवमेंट के बारे में पहुंचे। वो दोनों गए और प्रमोट किया अपने मूवमेंट्स को। फाइनली कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर में, मैप क्वेश्चन के लिए वेरी IMP। एक नागपुर में सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, महात्मा गांधी जी आए थे यहाँ पे। तो कांग्रेस का वो जो सेशन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है कस्तूरचंद पार्क पे वो सेशन हुआ था, केपी ग्राउंड पे। तो उस कांग्रेस सेशन को नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड। मतलब उस सेशन में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम था वहाँ एडॉप्ट किया गया। वहाँ पे डिक्लेयर्ड हो गया कि हिंदू मुस्लिम आर यूनाइटेड टुगेदर एंड डिक्लेयर्ड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वेयर इन द सेशन हेल्ड एट नागपुर इन दिसंबर 1920। नाम दिया गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जनवरी 1920 को इस मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड, मतलब हमारे इंडिया में स्प्रेड करने के लिए जनवरी 1921 को नाम दिया गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। चालू की जनवरी से स्पीडली, दिसंबर में सेशन हो गया और जनवरी में ही ये मूवमेंट अच्छी तरह से स्प्रेड करना शुरू कर दिया। ऑल पीपल रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ द स्वराज। मतलब काफी लोगों के दिमाग में ये धर रहा कि ये मूवमेंट काय के लिए है, स्वराज के लिए है, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। मतलब अभी भी कुछ लोगों का अपना अलग मतलब था, उसके लिए वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। क्या मतलब था, कैसे था, क्या हुआ, आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। तो ये था पार्ट नंबर 3। काफ़ी डिटेल में नोट्स भी आपके पास है, पहले राइट डाउन कीजिए एंड देन इस वीडियो को, इस ऑडियो को भी अच्छे से सुनिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।